अ, कैसे हैं? बस अच्छे हैं सर। ये हमारे स्टूडेंट्स हैं। बच्चे अच्छा अच्छा। बच्चे हाँ। ये हमारा ये जो है कि गुड आपके सर, मॉर्निंग सर। ये गुड आपके मॉर्निंग, सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं सभी लोग? सर बढ़िया है सर। सेंटर में आप नहीं है सर। तो ठीक सर। हाँ। अब कैमरे ठीक है। हाँ हाँ। हम्म। अब ठीक है, सबको ठीक से दिख रहे हैं? जी है जी। सर, ओके। हम्म। तो आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे आज कुछ बातें बतानी है। आज केवल एक इंट्रोडक्शन आपको देंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कैसे देखना चाहिए, और ध्यान से आप लोग समझेंगे कि क्या क्या। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जब भी किसी भी देश के आप आंतरिक स्तर पे जो भी आपका प्रशासन चल रहा है या जो भी व्यवस्थाएं हैं, कुछ ऐसी नीतियां होती हैं जो किसी भी देश को आधार बनाती हैं, आधार देती हैं। तो जब भी आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध को देखेंगे तो कुछ टर्मिनोलॉजी समझने की जरूरत है। कुछ लिखना नहीं है, केवल आज आप लोग समझ लें, फिर बाद में जब मुझको लिखवाना होगा तो मैं लिखवा दूंगा। पहला शब्द तो ये समझना चाहिए कि राष्ट्रीय हित क्या होता है, क्योंकि राष्ट्रीय हित अगर आप नहीं समझेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझना अपने आप में थोड़ा सा कठिन है। राष्ट्रीय हित क्या होता है, और हर देश की विदेश नीति में राष्ट्रीय हितों को महत्व दिया जाता है। अब देखो, जहां पे हमारी विदेश नीति, अगर हम ये कहते हैं कि हमारी कोई नीति जिसको विश्व अगर स्वीकार करता है, या ऐसे हम कहें कि कोई भी नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा हो, हम कोई भी ऐसी पॉलिसी बनाएं जिससे हमारे नेशनल जो इंटरेस्ट हैं वो सुरक्षित रहे, और हमारे देश की भौगोलिक जो एकता है, अखंडता है, वो भी सुरक्षित रहे। इसके अलावा आर्थिक समृद्धि भी देश करता रहे और राजनीतिक स्थायित्व भी रहे। देखो, यहाँ दो बातें। जैसे हम अपना जो भी नीति बनाते हैं, कोई भी देश हो अपनी नीति जब बनाता है तो उसमें ये देखता है कि क्या हमारे राष्ट्रीय हित उससे सुरक्षित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। देश जो हमारा एक इकाई है, जैसे हम कहते हैं भारत की ये सीमाएं हैं जो भौगोलिक इकाई है, तो भौगोलिक इकाई क्या हमारी सुरक्षित रह पा रही है? जैसे भारत चीन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, जो सीमाएं आप देख रहे थे कि सीमाओं पे लगातार एक दूसरे के साथ जो विवाद बना हुआ था, इसमें भारत के ऊपर ये लग रहा था आरोप कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर पा रहा है। तो यहीं पे ये बात समझनी पड़ेगी कि राष्ट्रीय हित जो होते हैं किसी भी राष्ट्र के, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राष्ट्रीय हितों को लेकर कोई भी समझौता नहीं हो पाता। दूसरी बात, एक शब्द आप आगे चल के देखेंगे, जीरो सम गेम आता है। जीरो सम गेम क्या होता है? जीरो सम गेम ये होता है कि जब दो देशों के बीच जब कोई विशुद्ध संघर्ष होता है, जैसे मतलब सीधे जो लड़ाई हो, या जिसमें एक देश की विजय हो जाए और दूसरे राज्य की पराजय हो जाए, तो ऐसी जब स्थितियां बनती हैं तो उन देशों के बीच में कभी सहयोग संभव नहीं होता। जीरो सम गेम का मतलब क्या हुआ कि दो देश हैं, जैसे भारत पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान के बीच में संघर्ष हुआ, भारत जीत गया, पाकिस्तान हार गया। तो अब यहां पर अगर ऐसी स्थिति है तो जल्दी सहयोग वहां पे नहीं हो पाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है सबको? जीरो सम गेम क्या होता है, राष्ट्रीय हित जी क्या जी होते हैं, दो जी बातें बताएं। सर। ठीक है। इसके अलावा एक और शब्दावली, केवल आज मैं आपको शब्दावली बता रहा हूं, फिर संबंधों पे आएंगे कि वो जो द्विपक्षीय संबंध क्या है, भारत और उसके जो पड़ोसी देश हैं उनके बीच में क्या क्या इश्यूज हैं, चर्चा उस पर भी होगी। एक आती है बात नॉन सम जीरो गेम। ये क्या है? जब दो देश आपस में सहयोग देते हैं,
जिससे दोनों देशों का लाभ होता है। जब इस तरह के संबंध बनते हैं, जैसे भारत जापान, दो देशों के बीच में ऐसे ऐसे संबंध बने जो आपस में लाभकारी हो, और वो लाभ ऐसा हो जिससे आपस में फायदा पहुंचता हो। तो यहां पर चाहे वो आर्थिक स्तर का संबंध हो सकता है या पर्यावरण को लेकर कोई संबंध हो सकता है। जैसे आज देखिए विश्व के सामने क्या है सबसे बड़ी समस्या, पर्यावरण की बहुत बड़ी क्षति हो रही है। विश्व के ऐसे देश जो हर मुद्दे पर जो विभेद रखते हैं, उसके बाद भी जब पर्यावरण का मुद्दा आता है तो सब साथ आ जाते हैं। तो चाहे आर्थिक हित हो, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित हित हो, वो सबके लिए लाभकारी हो सकता है। तो यहां पर आप नॉन जीरो सम गेम क्या है इसका मतलब समझ पाए होंगे, ठीक है। इसके अलावा विश्व जो है, अब कैसा विश्व है, अगर थोड़ी सी बात मैं आपको शीत युद्ध की करूं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि थोड़ा बहुत आप लोग भी जानते होंगे। भारत, अगर आप भारत के संदर्भ से पहले देखें, विश्व की जो व्यवस्था, जो वर्ल्ड ऑर्डर है, उसमें विश्व दो शक्तियों के बीच में बटा हुआ था। कब? जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो प्रकार की विचारधाराएं आपको मुख्य रूप से दिखाई दें। एक तरफ है साम्यवाद, जिसका अगुवा नेता है यूएसएसआर, और एक तरफ है अमेरिका, जो पूंजीवादी व्यवस्था को, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को लेकर चल रहा है। इन्हीं दोनों विचारों के मध्य संघर्ष, और संघर्ष हुआ तो उसी संघर्ष में कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी थी। विश्व को दो खेमों में बांट दिया गया था विचारों के आधार पे, कि तुम पूंजीवादी हो, तुम साम्यवादी हो, किसी को तकनीकी सहायता देकर, किसी धन की सहायता देकर। और कुछ ऐसे देश रहे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहलाते हैं, तृतीय विश्व के देश कहलाते हैं, जिन्होंने इसी समय गुट निरपेक्ष आंदोलन को भी जन्म दिया, नैम जिसको कहते हैं। आगे चर्चा करेंगे नैम पे, अभी केवल इतनी बात समझो। तो इसी समय जब शीत युद्ध की, इसी को कहते हैं कोल्ड वॉर, युद्ध नहीं हुआ, युद्ध की परिस्थितियां पैदा हुई और लोगों के मस्तिष्क में युद्ध चला। तो हराज सर कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जितेंद्र, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जितेंद्र बच्चे, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जितेंद्र? जी सर। यस सर। जितेंद्र सुन पा रहे हैं क्या? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। यस सर। वो जितेंद्र नहीं, जो रिकॉर्डिंग करते हैं। चलिए सर कंटिन्यू कीजिए, मैं ठीक है, आपसे बात करता हूं। ठीक है। तो ये चीज आपको यहां समझनी है कि कोल्ड वॉर के बाद आप देखोगे कि विश्व जो है अमेरिका केंद्रित हो गया, क्योंकि सोवियत रूस टूट गया। 1990 के दशक में आप देखोगे सोवियत रूस टूट गया, और सोवियत रूस के टूटने के बाद विश्व में एक महाशक्ति बन के उभरा। कौन? अमेरिका। देखना, पहले की महाशक्ति इंग्लैंड था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद यह क्लियर हो गया कि विश्व की सबसे बड़ी शक्ति कौन बनेगा? अमेरिका। और अमेरिका विश्व के संबंधों को संचालित करेगा। यहां आप देखो, इसीलिए अब अंतरराष्ट्रीय संबंधों में आपको ये देखना पड़ेगा कि कुछ ऐसे देश हैं, या एक ऐसा देश है जिसको सुपर पावर कहते हैं। तो अमेरिका को देखोगे, सुपर पावर के रूप में जाना जाता है। और क्या स्थिति है? अमेरिका इस समय वर्तमान में विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है, और समूचे विश्व में कहीं पर भी अपनी सेनाओं का संचालन कर सकता है। उसके लिए कोई समस्या नहीं है कि वो एशिया में, हिंद महासागर में हो, या प्रशांत महासागर में हो, या अटलांटिक में हो, या भूमध्य सागर में हो, कहीं पर भी उसकी सेनाएं, उसके नौसैनिक बेड़े गश्त करते रहते हैं। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है। और
आप देखोगे सैन्य शक्ति तो है ही है, एक आर्थिक शक्ति भी विश्व की वो सबसे बड़ी। आर्थिक स्तर पे भी अमेरिका ने विश्व को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। इसलिए आज के समय में, वर्तमान समय में जो सुपर पावर के रूप में अगर आप देखो तो अमेरिका सुपर पावर है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली। सुपर पावर समझ गए होगे तो ये भी समझना पड़ेगा कुछ ऐसे देश हैं जो महाशक्तियां हैं, जिनको आप कहते हो महाशक्तियां, ग्रेट पावर्स। तो सबसे ऊपर कौन? अमेरिका। अमेरिका के बारे में ये भी कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय पुलिसमैन है। जहां पे भी देखेंगे आप विश्व में कोई समस्या होगी, सबसे पहले अमेरिका जो है उसमें हस्तक्षेप करता है। ये गलत हो रहा है। हस्तक्षेप से उसको फायदा होता है, ये भी बात समझिएगा कि जब कोई किसी के मामले में दखलंदाजी अनावश्यक रूप से भी करे या उसको ज्यादा सीख देने का प्रयास करे, इससे भी समस्याएं जन्म लेती हैं। लेकिन अगर सामने वाला सशक्त है, मजबूत है, तो हम उसका विरोध नहीं कर पाते। महाशक्तियों की बात मैं कर रहा था, जो ग्रेट पावर्स हैं। महाशक्तियों में आप देखेंगे जर्मनी है, रशिया है, भारत है, जापान है, चाइना है, ब्रिटेन है, फ्रांस है। ये सारी महाशक्तियां हैं। महाशक्तियां क्या बनना चाहती हैं? सुपर पावर, जो अमेरिका है। अमेरिका क्या चाहेगा कि अपनी गद्दी को बचा के रखे। ऐसे समझिए कि अगर कोई बहुत बड़े मुकाम पर है तो वो क्या चाहेगा कि अन्य लोग भी उसी मुकाम पर पहुंचे। आप लोग बताइए, ये आमतौर पे नहीं होता। बताइए, आप लोग इतने लोग सुन रहे हैं, जितेंद्र, सभी लोग बताइए, क्या पहुंचेगा? नहीं सर, हम हर कोई अपनी जो है सुप्रीमेसी को दिखलाने का प्रयास करेगा, बरकरार रखना चाहेगा सर अपनी ताकत को, अपने यही बात वर्चस्व को यहाँ बनाए रखना चाहते हैं। बिल्कुल। देखिए, कोई भी व्यक्ति, हम आप कुछ भी, कोई भी हो, ये नहीं कोई चाहता है कि वो भी इतना ही बढ़े। हाँ, ये जरूर चाहते हैं लेकिन लोग थोड़ा सा बढ़ जाए, ज्यादा ना बढ़े। अमेरिका को भी आप देखेंगे तो इसी तरीके से उसका मामला है। अब जो ये महान शक्तियां जो हैं, या जो महाशक्तियां हैं, जो ग्रेट पावर्स हैं, ये प्रयास क्या कर रही हैं? सुपर पावर बनने का। अभी और देखिए, क्षेत्रीय शक्तियां भी होती हैं जो अपने स्पेसिफिक क्षेत्र में अपना प्रभाव रखती हैं। जैसे आप जब गल्फ कंट्री में जाएंगे तो सऊदी अरेबिया को देखेंगे, सऊदी अरब है। दक्षिण पूर्व एशिया में आप आओगे तो इंडोनेशिया हो गया, वो भी अपने आप को एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित कर चुका है। फिर आप देखोगे ईरान को देख लो, नाइजीरिया को देख लो, साउथ अफ्रीका को देख लो। ये सारे जो देश हैं ये क्षेत्रीय शक्तियां हैं। अब क्षेत्रीय शक्तियां महाशक्तियों की ओर आगे बढ़ रही हैं कि हम ऐसा कुछ करें कि हम ग्रेट पावर्स में कन्वर्ट हो जाए। हमारा देश इस तरह से, हमारी ऐसी पॉलिसी हो, हम इस तरह की नीतियों को लेकर आए कि पूरे विश्व पे हमारा प्रभाव बने। तो बेटा देखो, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में इसी चीज को आप देखोगे कि हमेशा संबंध खराब हो जाते हैं। अमेरिका चीन के संबंध खराब हो जाते हैं, भारत चीन के संबंध खराब हो जाते हैं। उसमें कॉन्फ्लिक्ट है, कोई किसी को बढ़ने नहीं देना चाहता। और इसी को ही जो देश अपनी नीतियों को सुरक्षित रख लेता है, अपनी बातों को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर देता है, वहां पर वो देश फायदे में रहता है। इसीलिए कहते हैं कि विदेश नीति जो है अच्छी होनी चाहिए और अपने हितों को देखते हुए होनी चाहिए। ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे कि एक बात यह समझना है कि जो ग्रेट पावर्स होते, इनका क्या चरित्र कैसा होता है, ये किस प्रकार से होते हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। ग्रेट पावर्स को देखोगे तो सैनिक और आर्थिक दोनों स्तर पे इनके पास शक्ति होती है। चाइना को देख लो, भारत को देख लो। भारत भी है, आर्थिक शक्ति है कि नहीं है बेटा, बताओ? भारत आर्थिक शक्ति है ना? जी सर। है सर। तो भारत आर्थिक शक्ति भी है। सामरिक स्तर पे लगातार भारत अपनी सेनाओं के आधुनिकीकरण का प्रयास कर रहा है। भारत जानता है कि विश्व में वही व्यक्ति
अपना व्यापार भी चला सकता है जो शक्तिशाली हो। अभी आप अरबपति हो जाएं और आप ले आए मर्सिडीज बेंज और आप 2 दिन लेके चलेंगे, तीसरे दिन आपकी गर्दन कट जाएगी। नहीं कट जाएगी, नहीं कट जाएगी, बताओ। जी सर, जी यस सर। ये होता है कि जब तक आप के पास शक्ति नहीं है तो धन को भी संग्रह करके नहीं रख पाएंगे आप। ये बात जो देश जानते हैं वो सबसे पहले आर्थिक स्तर पे जब वृद्धि होने लगती है तो सामरिक स्तर पे भी अपनी शक्ति को बढ़ाते रहते हैं कि कोई हमारे सामने आंख न उठा पाए। तो ये बात भी समझनी पड़ेगी। तो यहाँ ये जो देश हैं, जो ग्रेट पावर्स हैं, ये सैनिक शक्ति भी होते हैं और आर्थिक रूप से भी अपने देश को लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं। आज देखो रूस जो है सैनिक रूप से बहुत शक्तिशाली है, लेकिन क्या आर्थिक रूप से उतना शक्तिशाली रहा है? नहीं रहा सर। भारत की तो अब उसकी स्थितियां, अब विश्व बदल रहा है। ध्यान देना, शीत युद्ध के बाद विश्व जो है सैनिक, कि आप केवल सैनिक शक्ति हैं इस बेस पे आपकी बात सुनी जाएगी, ये नहीं था। अब बात ये हो गई है कि सैनिक शक्ति के अलावा अब जो सबसे बड़ी बात है वो है आर्थिक समृद्धि। अगर आर्थिक समृद्धि नहीं आपके देश की है तो आप सैनिक चाहे जितनी बड़ी शक्ति हो उससे कुछ हो नहीं पाएगा। तो अब दोनों बातों पे चर्चा हो रही है। ठीक है, आप देखो चीन है, आर्थिक रूप से भी शक्तिशाली है, इसके अलावा सामरिक रूप से भी शक्तिशाली है। जर्मनी, जापान को देखोगे आप तो आर्थिक रूप से ये शक्तिशाली देश है, सैन्य रूप से शक्तिशाली अब नहीं। जापान ने अपने यहां जब उसके पास उसके ऊपर दूसरे महायुद्ध में जब परमाणु का हमला हुआ तो उसने कहा साहब अब हम अपना शक्ति नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहां आप देखोगे कि जापान की अगर स्थितियों की बात करें हम तो जापान को देखो, इसके अलावा जर्मनी को देखो। जर्मनी भी दूसरे विश्व युद्ध के लिए लोग उसको मानते हैं कारण, तो जर्मनी को पूरी तरह से तोड़ दिया गया था। तो जर्मनी और जापान दोनों अपना सैन्य स्तर पे उतना जोर नहीं दे रहे, दोनों आर्थिक विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां फिर भी विश्व में क्या उनकी डिमांड ज्यादा है कि नहीं? बताइए, उनके पास शक्ति ऐसी नहीं है आर्थिक जो सामरिक स्तर की, लेकिन विश्व में उनकी बात हम लोग सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? ये बताइए, जर्मनी की, जापान की बात सुनते हैं ना? जी सुनते हैं जी। टेक्नोलॉजी के मामले में आगे है सर, टेक्नोलॉजी में आगे है। इसके अलावा आप सब ये भी जानते हैं कि जापान जो है वो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की, ऐसी ट्रीटी है जापान की कि उसकी सुरक्षा, उसके ऊपर कोई भी आक्रमण जो होगा वो अमेरिका के ऊपर आक्रमण माना जाएगा। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आर्थिक शक्तियों का अब ज्यादा महत्व जो वर्तमान में विश्व है। क्यों? क्योंकि अमेरिका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को ज्यादा बूस्ट करता है, ऐसी इकोनॉमी को वो ज्यादा प्रोत्साहन देता है, बल देता है। तो इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है ये बात आपको जो महाशक्तियों की थी, क्या समझ में आ गई महाशक्तियों पे बात? बताइए, सबको समझ में आ गई महाशक्तियों पे? यस सर। चलिए, यस जी सर। जो रीजनल, ठीक है, बढ़िया, रीजनल पावर्स पे आइए। जो रीजनल पावर हैं या इमर्जिंग पावर हैं उनकी थोड़ी बात आपको समझाते हैं। इनका प्रभाव क्षेत्र जो होता है कुछ विशेष क्षेत्रों में होता है। जैसे इंडोनेशिया को उठाओ तो दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया का प्रभाव है। एक विशेष क्षेत्र में किसी भी जब देश का प्रभाव होता है, या ईरान का अपने जो गल्फ रीजन में जो खाड़ी वाला क्षेत्र है वहां ईरान का प्रभाव देख लो, सऊदी अरब का प्रभाव देख लो, ये पश्चिम एशिया में इन देशों का बड़ा आपको प्रभाव दिखाई देगा। ठीक है, इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका को देखोगे, नाइजीरिया को देखोगे तो अफ्रीका महाद्वीप में ये देश जो हैं शक्तिशाली हैं। पाकिस्तान को देखोगे तो दक्षिण एशिया की जो राजनीति है
जो दक्षिण एशिया का जो क्षेत्र है वहां पाकिस्तान का प्रभाव दिखाई देगा। तो ये स्पेसिफिक किसी रीजन में, हाँ कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है? संजय जी कोई बात? नहीं सर, गुड मॉर्निंग सर बोले। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, यही बात मैं बता रहा हूँ कि जब तक आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि इन देशों का, अपना माइक म्यूट कर लीजिए, जिसका भी माइक ऑन है अपना माइक म्यूट कर लीजिए। आप देखोगे कि जब आप इस तरह से चीजों को समझोगे, अब ये रीजनल पावर है, ये क्षेत्रीय शक्तियां हैं, ये किसी क्षेत्र विशेष में प्रभाव रखती, विश्व पे प्रभाव नहीं है इनका। लेकिन उस क्षेत्र में जब आपको कोई बात रखनी होगी तो इन क्षेत्रीय शक्तियों को साथ लेना पड़ेगा। तो ये बात इतनी हो गई। इतनी बात समझने में कोई दिक्कत? आज आप लोग की पहली क्लास थी और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग को थोड़ी थोड़ी बात समझ में आए। बाकी कोई समस्या हो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। इतनी बात समझने में कोई दिक्कत? नहीं सर, नहीं सर। नहीं सर, नो सर। नहीं सर। बढ़िया, आप लोग समझदार हैं सभी लोग, इसलिए आप लोग को समझ में आ जा रही है। अच्छी बात है। देखो, दो शब्द और मैं बता रहा हूं आपको, एक हार्ड पावर क्या होता है, एक सॉफ्ट पावर क्या होता है। जब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी देखोगे, देखो प्रश्न एक भी बाहर नहीं जाएगा, ये भी बता दूं मैं। थोड़ा सा आपको वृहद आधार लेकर मैं आपको बताऊंगा। प्रश्न आपका जिस लेवल पे आता है वो उससे आप थोड़ा सा अपग्रेड रहेंगे, आपको अच्छा नॉलेज रहेगा। आप जब लिखेंगे तो आपको मजा आएगा कि हाँ ये चीज मुझे इस तरह से भी पता है। और पेपर को जब भी आप रोज पढ़ते ही होंगे, पेपर उम्मीद करता हूँ कि तो काम करते ही होंगे। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। पेपर में जो कन्फ्लिक्ट आते हैं देशों के बीच में, उसको जरूर बेटा थोड़ा सा आप लोग देखते रहेंगे कि जैसे हमने कोई बात बताई तो आपने वहां अप्लाइड कर दी कि सर ने इतनी बात बताई है, ये चीज इसमें और जुड़ जाएगी। तो थोड़ा सा ये सब चीजें भी आपको अच्छे नंबर पाने हैं तो करना पड़ेगा। और प्लस आईआर का जो सबसे बड़ा फायदा है, जब आप इंटरव्यू देते हैं, जो इश्यूज उठते हैं, जब उस इश्यूज पे जब आप वहां डिस्कशन करते हो तो फिर आपको फायदा मिलेगा। ठीक है। अब देखो हार्ड पावर क्या होता है। हार्ड पावर का मतलब ये हुआ कि जब कोई देश अपनी सैनिक शक्ति का ज्यादा प्रयोग करता है या किसी देश को अपने प्रभाव में लेने के लिए लगातार शक्ति का इस्तेमाल करने का प्रयास करता है, तब वहां कहलाता है हार्ड पावर। शक्ति का ज्यादा प्रयोग जब होता है तो उसको क्या कहते हैं, हार्ड पावर। ठीक है। और सॉफ्ट पावर क्या होता है, जब कोई देश शक्ति का प्रयोग न करे बल्कि विचारों के आधार पर या आर्थिक शक्ति के आधार पर संबंधों को बनाए, मतलब जहां आइडियोलॉजी बेस्ड हो, जहां विचारों की बात किया जाए, जहां आर्थिक आधार पर संबंध बनाए जाए, तो वहां पर सॉफ्ट पावर कहलाता है। कहीं कहीं सॉफ्ट पावर के माध्यम से कुछ देश हार्ड पावर भी पैदा करते हैं, ये समझना। सॉफ्ट पावर क्या है कि पहले हमने किसी की मदद किया आर्थिक स्तर पे, वैचारिक स्तर पे, बाद में देखा कि वो इधर उधर कर रहा है, तो फिर क्या करेंगे हम, शक्ति का इस्तेमाल। तो कुछ देश पहले, जैसे अभी हाल फिलहाल को उदाहरण बताता हूं, चाइना ने नेपाल को जो बड़े पैमाने पर सहयोग दिया कि नहीं दिया सर, बहुत बड़े पैमाने पर सहयोग दिया। भारत के साथ जो संबंध चाइना लगातार खराब करने का प्रयास कर रहा है नेपाल के साथ। अब सबको सुन के आश्चर्य होगा कि नेपाल का लगभग 70% से ज्यादा व्यापार भारत कराता है, क्योंकि जो नेपाल लैंड लॉक कंट्री है। अगर भारत अपना उसको रास्ता न दे तो सबसे बड़ी समस्या नेपाल के लिए। लेकिन चाइना ने नेपाल को इस तरीके से गुमराह किया कि नेपाल लगातार भारत के साथ संबंधों को खराब करने पे उतारू। कई विवाद हैं, आगे जब भारत नेपाल संबंध बनाएंगे तो आपको ये बात और पता चलेगी।
आप देखोगे कि ये जो चीज है, चाइना पहले तो वहां आर्थिक आधार पर हर तरह का सहयोग देने का जो वादा कर रहा है कि हम ये लाइन बांग्लादेश में भी तो ऐसा ही कर रहा है। हाँ, ऐसा ही हो रहा है। बांग्लादेश में देखो कि हर जगह आपको दिखाई देगा, ये ऐसा नहीं है। जो नेपाल का एक मैंने आपको उदाहरण दिया था, तो अभी तो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब नेपाल इसकी बातों को नहीं मानेगा तो फिर क्या करेगा चाइना? हार्ड पावर का इस्तेमाल करेगा, और हार्ड पावर सबके बस की बात नहीं है कि उसको संभाल पाना, और छोटे मोटे देशों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इसी संदर्भ में डोकलाम विवाद याद करो जो भूटान के साथ हुआ, वहां पर भी चाइना ने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। वो भारत खड़ा था क्योंकि भूटान और भारत की मैत्री संधि है, और भारत ने भूटान को बचाया। तो समझने का मतलब ये है कि कभी कभी देश जो हैं उनके चरित्र को समझ नहीं पाएंगे आप। सॉफ्ट पावर का पहले इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाद में जाते जाते हार्ड हो जाते हैं, क्योंकि असली चेहरा तो व्यक्ति का सामने आ ही जाता है। चाइना बेस्ट एग्जांपल है सर इसका, इससे बढ़िया। बिल्कुल, चाइना एग्जांपल सबसे अच्छा है। विश्व में इससे बड़ा कोई सॉफ्ट पावर मुझे लगता नहीं है कि है, जो धीरे धीरे स्लाइस की तरह काट के सबको खा लेता है। 14 देशों से संघर्ष है इस समय उसका, 14 और आज तक सर युद्ध नहीं जीता। एक 1962 को छोड़ दे हम, जो धोखे से किया, उसके बाद आज तक फिर कोई युद्ध जीता नहीं। ताइवान ने हरा दिया उसे। अभी तो बहुत बुरी हालत होने वाली है चाइना का। मैं आपको आगे का भविष्य बताऊं, चाइना में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होने वाला है। वो सिर्फ शक्ति के बल पे दबाया गया है। अभी के युद्ध, अभी सर जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उस कॉन्फ्लिक्ट में पता चल गया कि सैनिकों को किस तरीके से इज्जत देते हैं। अपने ही सैनिक, तो पाकिस्तान से ही बुरा हाल हो गया। अपने ही सैनिक जो शहीद हुए, वो जो देश उसका इज्जत नहीं करता। साम्यवादी सरकार की तो स्थिति यही है। अब रसिया की भी स्थिति धीरे धीरे वैसी होती जा रही। सही बात है। चलिए, आप लोग मतलब इसको कनेक्ट कर पा रहे हैं, बस मेरा ये मैं जानना चाह रहा था। अच्छा, ये बहुत अच्छी बिल्कुल, काफी इंटरेस्ट है इसमें हम लोगों को। चलिए, अच्छी बात है। मुझे तो लग रहा था कि आप लोग कितना समझ पाएंगे पहली क्लास में, इसलिए थोड़ा सा वो था, लेकिन ठीक है, आप लोग भी उतनी बातें समझ पा रहे हैं जो मैं यहां से बताना चाह रहा हूं। देखिए, ये तो एक टर्मिनोलॉजी हो गई कि कुछ बातें आपको समझनी है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो होता है, उसमें जो विषय देखे जाते हैं, जिन विषयों पे हम लोग चर्चा करते हैं, यहां आप देखोगे कि एक तो बात होता है इकोनॉमिकल जो रिलेशन होते हैं, आर्थिक संबंध, इकोनॉमिकल रिलेशंस। अब आर्थिक संबंध में आप देखोगे क्या क्या आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध में देखना होता है। पहला आर्थिक संबंध में देखते हैं द्विपक्षीय संबंध, मतलब दो देशों के बीच में किस तरह के संबंध बनते हैं। इसके अलावा मुक्त व्यापार क्या है, फ्री ट्रेड एरिया जिसको आप सुनते होंगे, FTA बोलते हैं। तो फ्री ट्रेड एरिया क्या है? यहां पर दो देशों के बीच ना तो कोई टैक्स होता है और ना ही कोई टैक्स लगाने की रजामंदी होती है, मतलब दोनों तरफ से टैरिफ 0 होता है। ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिकल संबंध में और क्या देखते हो? तेल जो हम अपने देश में जो मंगाते हैं, जो तेल का आयात होता है, निर्यात होता है, वो भी आर्थिक संबंधों में आता है। इसीलिए ऑयल डिप्लोमेसी भी कहलाती है। कभी सुने होंगे ऑयल डिप्लोमेसी? जी सर। तो ऑयल डिप्लोमेसी की चर्चा भी आगे करेंगे। धीरे धीरे आपको कुछ शब्द बता रहे हैं, और यही शब्द जो है एक एक मोती के दाने हैं। अगर आप ये शब्द थोड़ा सा यूज टू हो जाओगे तो आपको बात समझने में आसानी होगी। तो तेल और गैस का आयात निर्यात। इसके अलावा एक होता है समग्र आर्थिक सहभागिता समझौता, जिसको आप कह सकते हो कि जब देश समग्र स्तर पे एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो वहां पर आर्थिक स्तर पे एक सहभागिता होती है, जिसको CEPC उसको बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिकल पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, समग्र आर्थिक सहभागिता समझौता। इसके अंतर्गत क्या होता है?
इसके अंतर्गत कोई देश जो होता है वो वस्तु के व्यापार के अतिरिक्त जो वस्तुओं का व्यापार हो रहा है वो तो होता ही है, जो गुड्स हम देते हैं आयात निर्यात होता है वो होता है। इसके अलावा सेवा जो सर्विस सेक्टर है, कृषि और निवेश का भी समझौता शामिल होता है। मतलब वस्तु के अलावा यहाँ पर सेवा का समझौता होता है, सर्विस का, कि हम सेवाएं देंगे एक दूसरे को जो जरूरत है। जैसे आज के समय में जो मेडिकल की सर्विसेज हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स की आपको सेवा मिल सकती है घर बैठे, जैसे आप अभी हमको सुन रहे हैं, ये क्या है? सर्विस है, एक सर्विस प्रोवाइडिंग, ठीक है। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो समग्र आर्थिक सहभागिता समझौता होता है उसके अंदर वस्तुओं का व्यापार तो होता ही है, साथ साथ एक बड़ा समझौता होता है ये, इसमें सेवा, कृषि और निवेश का भी समझौता, कि हमारे देश में FDI आए, निवेश का भी समझौता किया जाता है। क्या ये बात समझ में आई? गोविंदा जी अपना माइक ऑफ करिए, या तो पूछना है कुछ तो पूछिए, ठीक है। ये बात आपको इतनी आर्थिक संबंधों में समझनी है। राजनीतिक संबंध कैसे होते हैं, पॉलिटिकल रिलेशंस, जैसे आप देखो, हम भारत की बात करें तो हम क्या चाहते हैं विश्व से, आप बताओ, हम विश्व से क्या चाहते होंगे? आप लोग बता सकते हैं कोई भी? विश्व से हमारी क्या डिमांड है? विश्व से हमारी उम्मीदें हैं कि हमारा व्यापार काफी अच्छा चले, पूरे विश्व में हमारे सामान हर जगह हमारा निर्यात हो, और उसके अलावा पूरे विश्व में हमारा इमेज अच्छा हो। एक जिस तरीके से हम यहाँ पे जन कल्याण को दिखाते हैं, विश्व गुरु के रूप में हम पहले भी जाने जाते रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में, मतलब ओवरऑल जो इमेज है हमारा शिक्षा के क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्रों में, हमें लोग उस दृष्टि से देखते हैं कि भारत एक उन्नत देश है और हमारी तरफ लोग रुख करें। और कोई एक अभिनव, हाँ अभिनव पहले आप बताइए, उसके बाद संजय बताना। सर जो विश्व है हम देखते हैं कि वो वसुधैव कुटुंबकम है हमारा। ठीक है, और कौन? संजय। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत चाहता है कि सभी जगह अमन चैन रहे, शांति की स्थापना हो, और जब शांति की स्थापना होगा तो वैश्विक संबंध अच्छा होगा, व्यापार वाणिज्य अच्छा होगा और आर्थिक समृद्धि आएगी देश में। देखिए हम बताते हैं आपको, राजनीतिक रिलेशनशिप अच्छा हो, मैत्री संबंध सभी से अच्छे से रहे, और ये है खासकर जो है विदेश कूटनीतिक संबंध भी जो अच्छे हो, व्यापारिक संबंध अच्छे हो। सर वैश्विक व्यवस्था का संचालन जो है नियमों पे आधारित हो, जैसे जो साउथ चाइना सी में है इंडिया का स्टैंड की ओपन नेविगेशन हो, मतलब LI पे बेस्ड ना होकर के रूल बेस्ड ऑर्डर हो वर्ल्ड में, ये भारत चाहता है सबके लिए, मतलब सबके लिए फ्री एक हो। जैसे रूल पे जो विदेशी जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनके आधार पे विश्व चले, मतलब देश चले। यस सर, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मजबूत किया जाए और रूल बेस्ड ऑर्डर हो एक तरह का। यूएनओ में परिवर्तन चाहता है सर, और उसका अस्थायी मेंबरशिप बनना भी इसकी चलिए ठीक है, आप लोगों ने अच्छा बताया, ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोग काफी अच्छे तरीके से बता रहे हैं। देखिए ठीक है, थोड़ी बात और आप मेरी भी सुनिए कि क्या है, भारत क्या चाहता है। पहला तो भारत का ये मानना है कि भारत जो है कश्मीर का जो मुद्दा है, आप सब जानते होंगे, बहुत हिट मुद्दा है भारत। भारत लगातार इसको यूएनओ में उठाता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सामने उठाता है कि कश्मीर पे हमको समर्थन चाहिए, और यहाँ पर जो आतंकवाद है वो एक तरह से प्रायोजित आतंकवाद है, स्पॉन्सर्ड यहाँ पर टेररिस्ट आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की ये भी डिमांड रहती है कि हमारा जो कश्मीर मुद्दा है, कभी कभी आप देखिए इसको लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बताते हैं, लेकिन भारत कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, कहता है ये हमारा घरेलू मुद्दा है, इसका समाधान घरेलू होगा, हम किसी के इसमें दखलंदाजी नहीं लेंगे। सर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा तो बताते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पे टेररिज्म को डिफाइन करने की बात आती है तो डिफाइन नहीं कर पाते हैं।
जबकि ये जो बायलैटरल इशू है इसको इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं। नहीं, ऐसा इसको इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि पाकिस्तान का असली चेहरा सामने आए, उसको विश्व में अलग थलग किया जाए। ये भी डिप्लोमेसी है। क्या बात समझ पा रही? नहीं समझ पा रही? ऐसा इसलिए होता है कि पाकिस्तान को आप विश्व से सहयोग नहीं दिलाना चाहते। लेकिन पाकिस्तान बोलता है कि ये डोमेस्टिक नहीं सर, इंटरनेशनल मुद्दा है। वो तो हमेशा यूएन में बोलता रहा कि इंटरनेशनल इशू है, इसको इंटरनेशनल जो भी सुपर पावर है उसके माध्यम से इसको। तो इसीलिए भारत यहाँ क्या चाहता है कि जो कश्मीर मुद्दे पर विश्व भारत का समर्थन करे, कि ये जो भारत का स्टैंड है कि ये घरेलू मुद्दा है, इस पे समर्थन करे। पहली तो यहाँ पर आप देखो मुख्य मांग ये रहती है। दूसरी चीज, भारतीय लोकतंत्र की प्रशंसा हो और उसको समर्थन मिले, क्योंकि भारत का लोकतंत्र विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्रों में है और भारत ये अपेक्षा करता है कि विश्व के देश भारतीय लोकतंत्र की प्रशंसा करें और उसका समर्थन करें। ठीक है। इसके अलावा सुरक्षा परिषद में जो सिक्योरिटी काउंसिल है, भारत उसमें स्थायी सदस्यता के लिए भी लगातार प्रयासरत है और भारत ये अपेक्षा करता है कि इस दावे का समर्थन भी विश्व के जो शक्तिशाली देश है वो करे। इसके लिए भी आप देखोगे लगातार प्रयास होते हैं। यही डिप्लोमेसी है बेटा, यही डिप्लोमेसी है, यही कूटनीति है कि हम अपनी बातों को किस तरह से विश्व से या विश्व के देशों के सामने रखवाते हैं या उनको मनवाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा भारत ये भी चाहता है कि जो परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों का जो समूह है NSG, उसमें भी भारत की सदस्यता मिले, भारत NSG का भी सदस्य बने और उसके लिए भी समर्थन मिले। तो ये एक तरह के ऐसे हम संबंधों की बात करते हैं जहां हमारे भी मुद्दों को स्थान मिले और हम अपनी बातों को रखवा पाए। ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गया राजनीतिक संबंध, आर्थिक संबंध ऊपर बताया। ये दोनों बात समझ में आएगी नहीं? क्या बताऊं पहले? आ गई सर। बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखो सैन्य संबंध क्या होते हैं, डिफेंस रिलेशंस क्या होते हैं। अपना माइक ऑफ कर लीजिए, जिसका भी माइक ऑन है, जब मैं पूछूंगा तब आप लोग ऑन करिएगा। ठीक है, ऑफ कर लीजिए माइक। सैन्य संबंध क्या है, डिफेंस रिलेशंस। आप सब देखते होंगे कि 2-3 देशों की सेनाएं अक्सर मिलकर अभ्यास करती हैं। ठीक है, अभ्यास करती हैं। वो अभ्यास इसलिए करती हैं कि लगातार एक प्रैक्टिस होती रहे। अगर कोई सामने शत्रु है या कोई शत्रुता का भाव रख रहा है, उससे उसको भी ये मैसेज जाता है कि अगर हमने कुछ भी गलत किया तो हमारे खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बन सकता है। तो यहाँ पर जो सैन्य संबंध होते हैं, इसमें क्या क्या होता है, एक साझा सैन्य अभ्यास किया जाता है जिसको ज्वाइंट मिलिट्री का आप अभ्यास कह सकते हैं। जैसे भारत जापान मिलके करे, भारत अमेरिका जो मिलके करे, भारत इंग्लैंड करे, तो ये क्या हो गया, संयुक्त सैन्य अभ्यास। ये होता है इसमें आपके सैन्य संबंधों में। इसके अलावा इंटेलिजेंस की जो सूचनाएं होती हैं उनको आपस में लेन देन की बात होती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, भारत और इजराइल के मिलिट्री संबंध है, डिफेंस रिलेशंस। क्योंकि इजराइल आप जानते हैं कि ऐसे स्थान पे उसकी लोकेशन है कि वो पूरा जो गल्फ कंट्री है उनको भी देख रहा है और सारी जो घटनाएं वहां से होती हैं, जो आतंकवादियों का जो मूवमेंट होता है, सब कुछ इजराइल को पता होता है। तो जब इजराइल के साथ भारत के डिफेंस रिलेशंस हैं तो इजराइल भारत के साथ क्या करेगा, सूचनाओं को शेयर करेगा। तो जो भी कार्यवाहियां होती हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, उनकी जानकारी पहले ही भारत को मिल जाती है। इसीलिए यहां पर आप देखो सैन्य संबंध का बड़ा महत्व। ठीक है, इसी तरह से भारत के पास कोई सूचना है तो भारत का जिससे ये रिलेशंस होगा, भारत उसको सूचना देगा, इंटेलिजेंस की जानकारी। ये बेसिकली इंटेलिजेंस होता है, हिंदी में इसको कहते हैं आसूचना, इंग्लिश में कहते हैं इंटेलिजेंस।
इसके अलावा हथियारों का लेन देन, ये भी आपके मिलिट्री जो उसमें आता है। जैसे अमेरिका भारत को लगातार अत्याधुनिक हथियारों की आपूर्ति कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारे और उसके सामरिक यहां सैन्य संबंध है। चिनूक हेलीकॉप्टर दिया। देखिए, शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगे ना तो विश्व में चल नहीं पाएंगे। भारत ने अब की बार चाइना के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जबरदस्त शक्ति का प्रदर्शन किया। चाइना को इतनी उम्मीद नहीं थी जितना भारत ने करके दिखाया। और इसमें देखिए, हमेशा जो होता है, आप हर मुद्दे पर आलोचना हो सकती है सरकार की, लेकिन इस मुद्दे पर सरकार को और जो हमारी विदेश नीति है उसको प्रोत्साहन देना पड़ेगा कि हमने लगातार अपने सैनिकों की जरूरतों के अनुसार जो जो चीजें संभव हो पाई वो उनको वहां पर मुहैया कराए। क्या आप लोग मानते इस बात को कि नहीं मानते? सरकार का हर मुद्दे पे आलोचना करिए, लेकिन कुछ मुद्दों पे आलोचना नहीं हो सकती, चूंकि आपके राष्ट्रीय हित हैं। जब देश ही नहीं रहेगा तो देश के बारे में कौन सोचेगा? इसलिए राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर होता है, वहां पर कोई भी इफ बट नहीं चलता है। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर ये है। इसके अलावा हथियारों का लेन देन, इसके अलावा हथियारों का साझा उत्पादन। जैसे मान लीजिए कि हमने रशिया के साथ कोई संबंध रखा है, तो हम और रशिया दोनों मिलकर साझा उत्पादन करेंगे। इसका परिणाम क्या है? ब्रह्मोस मिसाइल। तो जब इस तरह के रिलेशंस होते हैं तो फिर क्या होता है? सूचनाओं, जो इंटेलिजेंस की सूचनाएं हैं उनका आदान प्रदान होता है, हथियारों का लेन देन होता है। ठीक है, संयुक्त रूप से हथियारों का साझा उत्पादन किया जाता है। तो ये होते हैं सैन्य संबंध। इसके अलावा एक संबंध होता है सामरिक संबंध। सामरिक संबंध स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। सामरिक संबंध में देखो क्या होता है। सामरिक संबंध में यहां पर सभी सैनिक संबंध शामिल होते हैं। मतलब आप जो भी रिलेशंस उसके साथ रखते हो देश के साथ, वो सब कुछ शामिल होता है सामरिक संबंध। यहां सुरक्षा का साझा खतरा जो होता है, जैसे मान लीजिए भारत और चाइना के जो अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा है ना? बताइए आप लोग। जी सर, चल रहा। अब भारत और चाइना का जो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यहाँ अमेरिका और चाइना का भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अमेरिका और चाइना का भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना? यस सर जी। यस सर। हाँ, अपना वीडियो बंद करिए। हाँ, ठीक है। तो आप देखोगे कि अब क्या है, अमेरिका के लिए चाइना एक बड़ा जो विरोधी देश है, जो लगातार सर आपका म्यूट है। सर आप म्यूट हो गए सर, कर दीजिए। आवाज आ रही है? अमित जी थोड़ा अपना म्यूट कर लीजिए। अमित जी आप म्यूट कर लीजिए अपना। अपना वीडियो भी बंद करिए अमित जी। ठीक है, तो हम लोग की क्या चर्चा चल रही थी? मैं ये कह रहा था सामरिक संबंध। सामरिक संबंध जो होते हैं उसमें सभी प्रकार के सैनिक संबंध शामिल होते हैं। जैसे यहां ये भी माना जाता है कि सुरक्षा का कोई साझा खतरा है, कि कोई जो सुरक्षा के लिए, जैसे भारत और अमेरिका के लिए चाइना एक साझा खतरा है। क्या है? साझा खतरा है। अगर चाइना को रोकना है तो इन दोनों शक्तियों को साथ आना पड़ेगा। तो सुरक्षा के साझे खतरे की बात होती है यहां पर सामरिक संबंध। और क्या बात होती है यहां पर? एक बात यह भी होती है कि जब इस तरह का माहौल बनता है कि चाइना, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में, एक बड़ा खतरा बन रहा है, तो अमेरिका भारत के साथ अगर उसका सामरिक संबंध है तो वो उच्च संवेदनशील रक्षा की तकनीकी उस देश को दे सकता है। देखिए एक बात समझिएगा, उच्च संवेदनशील तकनीकी अमेरिका सभी देशों को नहीं देता। पैसा तो सबके पास है,
क्या वो सबको दे रहा है? आप लोग बताइए। पैसा बहुत लोग के पास है, लेकिन वो किसी को नहीं देता। वो जानता है कि अगर आज हमने दिया, जैसे भस्मासुर को भगवान शिव ने वरदान दिया, भस्मासुर उन्हीं के सर पे हाथ रखने लग गया। नहीं, कहानी सुने होंगे आप लोग। हथियार बड़े खतरनाक होते हैं, गलत आदमी को दे दोगे तो उसका विध्वंस करा देगा। इसलिए बहुत ज्यादा सूझबूझ के साथ उच्च संवेदनशील तकनीकों का हस्तांतरण होता है। ठीक है, तो यहां इस बात को भी समझेंगे। जैसे भारत के साथ अभी जो परमाणु ऊर्जा के स्तर पे जो सहयोग हुआ, अमेरिका ने जो किया, भारत जापान के बीच में जो परमाणु की आपूर्ति को लेकर जो समझौता हुआ, या इसरो और जो नासा के बीच में जो आपसी सहमति है, या जो एक साथ हम लोग बैठ के या एक दूसरे के साथ जहां पर जो भी अच्छे से अच्छा हो सकता है, इसरो का संबंध नासा के साथ, उसको बनाने का प्रयास होता है। जो उन्होंने काम किया है वो उसका लाभ देना चाहते हैं। भारत जिस तरह के अनुभव रखता है, भारत अपना लाभ देना चाहता है। तो ये जो ज्वाइंट वेंचर होता है उसको भी समझना पड़ेगा यहाँ। इसके अलावा आतंकवाद जैसे मुद्दे पर सहयोग प्राप्त करना सामरिक संबंधों में ये भी आता है। देखिए, आतंकवादी घटनाएं होती हैं तो किसी एक देश के लिए नहीं समस्या है। अमेरिका या विश्व जो है, आप देखोगे कि जब विश्व के सामने इस समय सबसे बड़ी समस्या क्या है? आतंकवाद। ठीक है, अमित जी अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए बेटा, अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए। अमित, वहीं पे वीडियो का होगा, आपकी वीडियो दिख रही है। आपकी वीडियो का भी वहीं होगा। ठीक है, पर वीडियो ऑफ करिए। अच्छा, अपना माइक ऑफ करे रखिए बस। ठीक, अमित बिहारी जी आप अपना वीडियो और माइक ऑफ कर लीजिए। सर बंद है सर, वीडियो आपका दिख रहा है, वीडियो फिर से रिकनेक्ट करूं? अमित, अच्छा कोई बात नहीं, अपना वीडियो ऑफ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार थोड़ा सा अभ्यास में आप देख लीजिएगा, वहीं पे है जो वीडियो का होगा वहीं पे। ठीक है, हो गया। चलिए, ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि आतंकवाद पर भी सहयोग ये होता है जो सामरिक संबंधों में। आतंकवाद भी एक कॉमन समस्या है विश्व के देशों के लिए। आतंकवाद के मुद्दे पर सहयोग वैसे भी इस समय हो रहा है, तो यहां ये बात समझनी। इसके अलावा सांस्कृतिक संबंध भी देशों के मध्य होते हैं, कल्चरल रिलेशंस। सांस्कृतिक संबंध का अर्थ क्या है कि एक दूसरे के जो भाषाई जो अंतर है, जो हमारी संस्कृति की विविधता है, डाइवर्सिटी है, उसको समझा जाए। एक दूसरे देश के भाषाई अध्ययन में, एक दूसरे के संस्कृति के विस्तार में सहयोग किया जाए। एक दूसरे की जो चीजें हैं वो अलग अलग देशों, जैसे मान लीजिए भारत रूस के बीच संबंध है, तो कभी रूस का जो वहां की संस्कृति है, वहां की चीजें हैं, उसको लेकर भारत में आयोजन कराया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां की संस्कृति को, वहां के विचारों को भारत के लोग जाने। उसी तरह से भारत की संस्कृति, भारत के विचारों को लेकर रशिया कोई अपने यहाँ कोई जो सम्मेलन करे या कोई आयोजन करे, उसका अर्थ क्या है कि संस्कृति को जाने, एक दूसरे की जो संस्कृति है उसको हम समझें। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे जैसे भारत में बौद्ध धर्म का जन्म कहाँ हुआ? भारत में हुआ। आज विश्व में बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा उसको मान्यता मिलती है।
बौद्ध धर्म के, बुद्ध के विचार विश्व में शांति का जो प्रचार प्रसार करते हैं। तो भारत में आप देखोगे कि तमाम सम्मेलन होते हैं, कई वैश्विक जो बौद्ध धर्म से जुड़े सम्मेलन होते हैं। उन सम्मेलनों का आयोजन जब किया जाता है तो जो भी देश बुद्ध की फिलॉसफी को मानता है वो सब आते हैं यहाँ। तो इस प्रकार से भारत का जो यहाँ पर सांस्कृतिक संबंध मजबूत होता है, ये भी एक प्रकार का जो सांस्कृतिक स्तर पे एक दूसरे देश पर या अपने जो विशिष्ट चीजें हैं हमारी, हम उसका प्रभाव छोड़ते, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं अलग अलग देशों में, उससे भी सांस्कृतिक संबंध जो हैं प्रगाढ़ होते हैं। इसके अलावा और क्या क्या बातें हो सकती हैं? सहयोगी एक शब्द आता है अंतरराष्ट्रीय संबंध में, पार्टनर्स, पार्टनर। इस पे मूवी बनी है ना पार्टनर, आप लोगों ने देखी है कि नहीं देखी? यस सर, गोविंदा सलमान खान वाला। हाँ, तो पार्टनर्स पे भी बात होती है कि पार्टनर क्या होते हैं। जब दो देशों के बीच सहयोग भी हो और विवाद भी हो, पार्टनर्स में अक्सर विवाद होता है नहीं, पार्टनर्स में विवाद तो हो ही जाता है। अभी लोग कहते हैं हम साथ साथ चलेंगे और थोड़े समय के बाद दोस्ती टूटने लगती है। कोई भी मुद्दा हो सकता है, मुद्दा तो आप सब जानते हैं, कोई भी मुद्दा हो सकता है। तो पार्टनर्स में ध्यान रखना कि सहयोग के साथ साथ विवाद होता है, ठीक है। जैसे भारत और चीन, जैसे भारत और पाकिस्तान, है कि नहीं? अच्छा एग्जाम्पल, सहयोग है, ऐसा नहीं है कि एकदम सहयोग बंद है। अभी देखिए इमरान खान को श्रीलंका जाना था, भारत ने अपने जो एरिया को, जहां से जो प्लेन उड़ती है उस एरिया को उसके लिए छोड़ा था, आने जाने के लिए उनको रास्ता दिया था, क्योंकि वीवीवीआईपी जो लोग होते हैं उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कई मानक हैं कि उनको आने जाने की सुविधा देता है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जा रहे थे तब क्या पाकिस्तान ने वो सुविधा दी थी? नहीं दी थी, नहीं दी थी सुविधा। तो यहाँ कहने का अभिप्राय ये है कि जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में सहयोग के साथ साथ विवाद के मुद्दे होते हैं। जैसे भारत चीन को देख सकते हो, सहयोग है लेकिन सीमा को लेकर इतने गहरे विवाद हैं कि अभी कोई समाधान नहीं निकल पा रहा। लाख आर्थिक संबंध हमारे भारत चीन के साथ हैं, लेकिन आप देखिए इस मुद्दे ने, जो अभी हाल फिलहाल के जो कॉन्फ्लिक्ट बने, उन मुद्दों ने लगातार आर्थिक संबंधों को भी कमजोर किया और हमारे विश्वास को भी, और जो विश्वास था उसको अविश्वास में बदलने का प्रयास किया। इसके अलावा मित्र, ये तो हो गए पार्टनर। एक होते हैं मित्र। मित्र आप सभी लोग कहते हैं एक दूसरे को कि हम सब मित्र हैं, नहीं कहते? मित्र है, मोदी जी भी मित्र मित्र करते, मित्रों से हम मित्र। देखिए मित्र क्या होता है। जिन देशों के बीच सामरिक संबंध हो, जिन देशों के बीच सामरिक संबंध हो और किन्हीं मुद्दों पर मतभेद भी संभव हो, जैसे मान लीजिए कि दो देश हों, उनके बीच में स्ट्रेटजिक स्तर पर रिलेशन हो। सामरिक संबंध कभी भी दो देशों के बीच तब होता है जब बहुत विश्वास हो उन देशों के बीच में। तो सामरिक संबंध हो लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे भी हों जिस पर मतभेद हो, तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? मित्र कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत अमेरिका का संबंध देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अन्य देशों के साथ भारत के सामरिक संबंध हैं, जैसे आप मानो जापान के साथ, रूस के साथ, जर्मनी के साथ, फ्रांस, अफगानिस्तान, बहुत सारे देश हैं, हम उनको मित्र कहते हैं अपना। लेकिन मित्र के साथ साथ आप देखोगे कि हमारे उनके कुछ मुद्दों पर विभेद, मतलब हमारे कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो उस पे स्टैंड नहीं रखते, उस बात को नहीं स्वीकार करते, और उनके कुछ ऐसे मुद्दे जिनको हम स्वीकार नहीं।
तो यहाँ इस बात को समझना पड़ेगा। इस प्रकार एलआई जो होते हैं, मित्र के बीच में सामरिक संबंध होते हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर यहाँ पर मतभेद भी संभव होता है या तनाव भी होता है। क्लियर है ये बात प्रभु? जी सर। प्रिंस? जी सर। जी सर। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको ना समझ में आया हो पूरी क्लास में, कोई बताए? नहीं सर, काफी अच्छा लग रहा है। अच्छी बात है। आप लोगों ने भी इसके पहले थोड़ा बहुत तो देखा ही होगा। जितना मैं बता रहा हूँ, पेपर आप लोग थोड़ा पढ़ते रहेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। आप संबंध को भी समझेंगे, कैसे संबंध। सर हम लोग ईगरली वेट कर रहे थे इसका, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ने के लिए ना। अच्छा, आप लोग वेट कर रहे थे? बिल्कुल सर। चलिए, इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और डे टू डे अपडेट होता है। सबसे अच्छी चीज ये है कि कोई भी चीज फिक्स नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा चीजों को आप, हाँ, पेपर आप अभी कौन सा पढ़ते हैं बताइए? अभी तो न्यूज देख लेते हैं सर, पेपर नहीं पढ़ पा रहे इधर हम लोग। तो न्यूज देख लेते हैं। आप देखिए ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज अगर आप सुन पाते हैं रेगुलर तो वो भी बहुत अच्छा है। किसका न्यूज सर? ऑल इंडिया रेडियो का जो आता है उसका। और इसके लिए सर हम लोग को एडिटोरियल बेटा तो पढ़ना ही पड़ता है। जी सर। हाँ, जैसे एक पेपर आप हमेशा रखिए। हाँ, जनसत्ता ले सकते हैं, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण अगर मिल जाए तो। जी जी, हम लोग अपलोड करते हैं ऑनलाइन। अपलोड करते हैं सर, हम लोग रखते हैं सारे जो पेपर हैं उसको अपलोड कर लेते हैं ताकि कम से कम संपादकीय पढ़ पाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। ओ हाँ हाँ, ये बिहार के लिए भी अलग से पेपर पढ़ना पड़ेगा कि हो जाएगा? ऋषा क्या कह रही हैं आप? सर बोल रहे हैं ना, जो राष्ट्रीय संस्करण दिल्ली वाला होता है वो भी पढ़ना पड़ेगा कि बिहार का भी पढ़ना पड़ेगा? दोनों पेपर। किस चीज में? ये बीपीएससी के लिए। नहीं, एक पेपर पढ़िए, एक पेपर पढ़िए। दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण ठीक रहेगा सर? हाँ, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़िए बस। आप लोग को क्या लगता है बिहार सर्विस कमीशन में भी नौकरी? देखिए, हमारे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे वहां पे सेलेक्ट हैं। पुष्पा जो है उसकी 23rd रैंक थी, एसडीएम हुई है। जब हम उसका इंटरव्यू भी ले रहे थे तब भी उसको चक्कर आ रहा था। अरे बच्चे बहुत अच्छे अच्छे अब जाते हैं, आप थोड़ा सा नॉलेज को इंक्रीज करके पढ़िए। ठीक है ऋचा जी? ओके सर। हाँ, थोड़ा सा अच्छे से देखो, अभी अच्छे से तैयारी करोगे तो जब लिखोगे तो वो चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। सर मैगजीन के लिए कौन सी अच्छी रहेगी? क्रॉनिकल यार देख लीजिए मैगजीन। अगर आप सर एक आती है वो कैसी है? दृष्टि रहने दीजिए, मतलब ठीक है, दृष्टि भी ठीक है, लेकिन मेरा अपना मानना है क्रॉनिकल में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप देख सकते हैं। और हिंदुस्तान बिहार के लिए आप, हाँ, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर, हिंदुस्तान को थोड़ा सा बायस्ड है। आप एक पेपर या तो जनसत्ता रख लीजिए या तो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण। और क्रॉनिकल मंथली मैगजीन काम चल जाएगा सर इससे? बिल्कुल चल जाएगा, 101%। उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना। ठीक है, एक बात और आपको बता देता हूँ, अलायंस क्या होता है? अलायंस बता दूं? जी सर, बिल्कुल। जी सर। हाँ सर। जी सर। अलायंस क्या होता है? अलायंस कहते हैं हम सैनिक गठबंधन। अलायंस क्या होता है? सैनिक गठबंधन। जैसे भारत किसी देश के साथ अलायंस नहीं रखता है, मतलब यहाँ पर सैनिक गठबंधन में भारत नहीं है, ध्यान देना। अलायंस क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा नाटो, आपने सुना है ना नाटो? यस सर। नाटो जो अमेरिका के, उसमें आप देखोगे ऐसे देश जो अमेरिकी जो नीति है उससे जुड़े हैं या वहां पर अपने संबंधों को लेकर एक अलायंस में है। तो इसी तरह का एक है संगठन नाटो। लेकिन भारत ऐसा देश है जो किसी अलायंस में नहीं। क्यों? क्योंकि भारत अपनी जो विदेश नीति को स्वतंत्र रखता है, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हमारी।
क्योंकि हमारा जो मानना ये है कि हम जब तक स्वतंत्र नहीं होंगे तो हम निर्णय भी स्वतंत्र नहीं ले सकते। निर्णय को स्वतंत्र लेने के लिए विदेश नीति का स्वतंत्र होना अति आवश्यक है। इसके अलावा आप देखिए, हाँ, इसमें मैंने 2+2 वार्ता भी होता है ना, 2+2 वार्ता हुई थी। 2+2 वार्ता की चर्चा आगे करेंगे। भारत अमेरिका के जो उसमें संबंधों में बहुत सारी बातें यहाँ पे देखोगे आप कि जो सैन्य गठबंधन होता है वो एक तरह से, अगर मान लिया अमेरिका के ऊपर या अन्य देश जो भी हैं, जो नाटो के देश है, मान लो कि नाटो के जो भी देश है, नॉर्थ अटलांटिक जो है, हाँ, वो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आप देखोगे जो भी देश हैं, जैसे दक्षिण कोरिया हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, ये जितने भी देश हैं, किसी भी देश की समस्या होगी तो नाटो की सेनाएं युद्ध लड़ सकती है। ठीक है, नाटो की सेनाएं जब युद्ध लड़ेंगी तो वहां उस संगठन में जो भी देश शामिल होगा उसको भी लड़ना पड़ेगा। ये अपने आप में खतरनाक होता है, इसीलिए विश्व युद्ध लड़े गए। विश्व युद्धों के पीछे आप देखोगे तो सबसे बड़ा कारण ये है कि जो गठबंधन, गुटबाजी जब होती है तभी कोई ज्यादा बड़ी लड़ाई हो जाती है। दो देश लड़ेंगे तो दो देश लड़के शांत हो जाएंगे, लेकिन जब गुट लड़ता है तो विश्व युद्ध हो जाता है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में सर भारत का जो मुद्दा चला था, नाटो में भारत क्यों नहीं आ रहा, तो भारत ने भी तो यही तर्क दिया था। बिल्कुल, भारत का यही तर्क है कि हम किसी भी, देखिए भारत अगर इस पे जाएगा तो गुट निरपेक्ष जो आपने बनाया था उसका क्या होगा। हाँ, गुट निरपेक्ष आप अपनी विदेश नीति का, हाँ, आपने विदेश नीति में जो है गुट निरपेक्ष की जो बात करते हैं आप कि हम किसी गुट में नहीं रहेंगे साहब, तो आप अपने सिद्धांतों से हिल नहीं जाएंगे। आज ये सफल भी हो रहा है सर। आज ये नीति जो है, जिस तरीके से अमेरिका और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो भारत ने एक तरफ चाइना के साथ सबसे बड़ा व्यापारिक संबंध बना के रखा है, दूसरी तरफ अमेरिका दूसरे नंबर पे है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि भारत ये गुट निरपेक्ष नीति के कारण ही दोनों के साथ पैरेलल चल रहा है। हाँ, ये ठीक है, लेकिन चाइना को ओवरकम करने के लिए भारत को अमेरिका का बहुत ज्यादा सहयोग भी चाहिए। ये जरूरी है सर। तो ये सर गुटबंधन में यदि अमेरिका के साथ होता तो चाइना के साथ नहीं चलता। अब भारत दोनों के साथ चल रहा है। ये अमेरिका ने भी कहा कि ये कैसी नीति है आपकी कि एक तरफ चाइना के साथ आप ब्रिक्स अटेंड करते हैं, दूसरी तरफ एडीबी से लोन ले रहे हैं, और तीसरी तरफ आप बोलते हैं कॉमकासा में हमें समर्थन चाहिए। तो माइक पोम्पियो ने भी इस बात पे दावा किया था। नहीं, अच्छा है, ठीक है, ये अच्छा है भारत के लिए, भारत को दोनों तरफ से फायदा है। ठीक है, जब मन करे। हाँ, तो ये इतनी बात आज आप लोग को समझ में आ गई, बताइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी सर, चलिए। एक बात और बतानी, प्राकृतिक मित्र, नेचुरल फ्रेंड्स या नेचुरल एलाई बोलते हैं इसको। दो देशों के राजनीतिक संबंध, आर्थिक संबंध, सामरिक हित, 3-4 शब्द बोल रहा हूं। अगर दो देश हैं, उनके मध्य राजनीतिक संबंध है, आर्थिक संबंध है या सामरिक हितों का जब सामंजस्य होता है, इसके अलावा दोनों देशों की शासन प्रणाली भी समान हो, एक समान शासन की व्यवस्था हो, और उससे बढ़कर ये भी दिखाई दे कि वहां की संस्कृति और वहां की सभ्यता के बीच भी मेल हो, तो ऐसे जो देश होते हैं उनको कहते हैं नेचुरल एलाई, प्राकृतिक मित्र। क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया? प्राकृतिक मित्र कौन होते हैं, बताओ प्रभु। जिसके साथ हमारा चारों तरफ का टाई, जो अभी आपने राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक, ठीक है, इसका सामंजस्य हो। इसके अलावा दोनों देशों की शासन व्यवस्था, जैसे लोकतंत्र है तो वहां लोकतंत्र हो, शासन व्यवस्था समान हो। इसके अलावा संस्कृति भी समान हो और सभ्यताओं के बीच में आपस में एक मेलजोल हो, गहन, हाँ, मेलजोल। तो ऐसे देशों कहते हैं प्राकृतिक मित्र, क्योंकि ऐसे प्रश्न, हाँ बोले। इसमें सर हमारा जो बॉर्डर संबंध है, क्या जरूरी है कि उसके साथ हमारा बॉर्डर नहीं, जापान है, जापान आपके बॉर्डर लगता है नहीं, लेकिन आपका प्राकृतिक मित्र है। इससे प्रश्न बनता है, मैं बताऊंगा।
जी जी बढ़िया प्रश्न बनता है। तो आप देखेंगे कि प्राकृतिक मित्र का मतलब होता है कि वैसी व्यवस्था हो। बिल्कुल सर। नेपाल भी होगा सर। देखिए नेपाल भी अभी आप कह सकते हैं, भारत ब्रिटेन को मान लो, उदाहरण के लिए अमेरिका को ले लो, अमेरिका में भी लोकतंत्र है, भारत में भी लोकतंत्र है। नहीं सर, भारत भूटान बेस्ट एग्जांपल है। भारत भूटान को ले लो, भारत जो ब्रिटेन को भी ले सकते हो। देखिए यहाँ पे ले आप सबको, जो प्राकृतिक मित्र में आपका ब्रिटेन भी आएगा। क्यों? वहाँ की संस्कृति, वहाँ की एक दूसरे का बहुत ज्यादा मेल जोल हो चुका है ना हम लोग का। क्या बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? भारत जापान के संबंध, ये नाम को क्या यदि इसको एक्सप्लेन नहीं करते तो हमारे मन में तो यही होता था कि ये तीनों चीज तो है ही, लेकिन प्राकृतिक संबंध है मतलब हम कहीं ना कहीं प्राकृतिक रूप से उससे जुड़े हुए हैं। जैसे बॉर्डर का स्थल सीमा हो, तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजन इसमें रहता था। देखो एक चीज ये समझ लो कि भारत जापान का जो संबंध है, आप इसको प्राकृतिक मित्र की श्रेणी में रख सकते हो। कैसे? देखो यहाँ पर जो आपको राजनीति दिखाई देगी, आपको आर्थिक व्यवस्था दिखाई देगी, इसके अलावा आप ये देखोगे कि जो हमारा समाज है, जो हमारी संस्कृति है, उनके बीच में जो मेल जोल है, उसके बेस पे देखोगे तो जापान और भारत के जो संबंध है वो काफी अच्छे हैं, मधुर हैं। इसीलिए प्रश्न भी पूछा जाता है कि भारत जापान एक प्राकृतिक मित्र है। अभी चर्चा जब होगी तब मैं इस पे बात करूंगा, ठीक है? ये टर्मिनोलॉजी समझ में आएगी नहीं प्राकृतिक मित्र की? बिल्कुल सही है जी सर, एकदम। पद्म विभूषण हमने दिया है सर शिंजो अबे जी को, उनके जो पीएम। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम ले लें तो अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा कितना गहरा संबंध है उससे। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात है एक शब्द और चलते हैं, प्रचलन भी है, बौद्ध धर्म का भी तो वहाँ पर चलन है। बौद्ध धर्म का प्रचलन है। देखिए ये एकदम इन्होंने एकदम सटीक बात बताई। सांस्कृतिक स्तर पे भारत बौद्ध धर्म का वो आप ये मान सकते हैं कि मातृभूमि है, और वहां पे बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग ज्यादा हैं। जापान, कंबोडिया, वियतनाम, चाइना, सभी जगह आप देखोगे कि बौद्ध धर्म का पूरा एकदम विस्तार है। बिल्कुल, ये भी सांस्कृतिक स्तर पे संबंध को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, इस नीति की शुरुआत अशोक के द्वारा की गई थी। हाँ ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। यथार्थवाद क्या है? यथार्थवाद इंटरनेशनल रिलेशंस में जो यथार्थवाद क्या है? जब कोई देश अपनी विदेश नीति में राष्ट्रीय हितों, जो इसके नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, राष्ट्रीय हितों, सुरक्षा, अपने देश की सुरक्षा को, अपने देश की शक्ति को बनाए रखने का प्रयास करता है, और जो विदेश नीति में नैतिकता का, विधि का, जो अंतर्राष्ट्रीय विधियां हैं उनका ध्यान नहीं रखता, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए हथियारों का लगातार अर्जन करता है। इस बात को फिर से समझिएगा कि मैंने क्या क्या बातें बोली, कि जब राज्य या कोई देश अपनी विदेश नीति में अपने राष्ट्रीय हितों के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए या अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए जब लगातार अनवरत प्रयास करता है कि हमारे राष्ट्रीय हित न इधर उधर हों, हमारी सुरक्षा को कोई सेंध न लगाए, हमारी शक्ति विश्व में वैसी ही बनी रहे, और विदेश नीति में नैतिकता का भी ध्यान नहीं रखता, मतलब इथिकल जो वैल्यूज है उनको भी नहीं ध्यान रखता, या विधि को ध्यान में नहीं रखता, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए केवल हथियारों का, लगातार हथियारों का आयात कर रहा है या हथियार का निर्माण कर रहा है, तो इसको कहते हैं यथार्थवाद। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? यथार्थवाद। यथार्थवाद समझ गए कि नहीं? एक बार सर और एक्सप्लेन कर दीजिए इसको। देखिए
यथार्थवाद यहाँ पे मैंने ये बताया कि जब भी कोई देश, मतलब यथार्थ का मतलब होता है सच्चाई, मतलब बिल्कुल अपने अनुसार चलना ही। यथार्थ मतलब कोई देश अपनी विदेश नीति में जब राष्ट्रीय हितों को, अपनी सुरक्षा को, अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए लगातार अनवरत प्रयास करता है और विदेश नीति में नैतिकता और विधि को, कानून को ध्यान में नहीं रखता, बल्कि अपनी केवल अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ही हथियारों का जो निर्माण करता है, हथियारों का अर्जन करने का प्रयास करता है, तो इसे कहते हैं यथार्थवाद। सर इसका एग्जांपल चाइना हो सकता है? हो सकता है, चाइना भी हो सकता है, नॉर्थ कोरिया भी हो सकता है। नॉर्थ कोरिया बिल्कुल अच्छा एग्जाम्पल, नॉर्थ कोरिया इसका अच्छा, ईरान भी हो सकता है। नॉर्थ कोरिया तो बेवजह ईरान भी कहीं सही है, किसी को ईरान और नॉर्थ कोरिया दोनों हो सकते हैं इसका आंसर। हाँ तो सर वैश्विक स्तर पे तो यथार्थवाद सर निगेटिव सेंस में चला जाएगा, जहाँ पे सिर्फ अपने देखिए इस तरह की बात वैसे आप अभी समझिएगा, ये एक आइडियोलॉजी है, ये मैंने आपको बताया कि यथार्थवाद ये होता है। थोड़ा इसको आप लोग इस स्तर पे समझिएगा कि विदेश नीति में जब कोई देश कोई नैतिकता का ध्यान नहीं रखता, आमतौर पे चाइना इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। चाइना जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून को नहीं मान्यता देता। दक्षिण चीन सागर में इतने कानूनों पर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो न्यायालय हैं, उसने अपना आदेश तक दे दिया, लेकिन उसने मानने से मना कर दिया, वो मानता ही नहीं है। हांगकांग के मुद्दे को भी ले ले सर, हांगकांग के मुद्दे पे लीज की बात हुई थी, उसने बोला था टर्मिनेट कर देंगे, पूरे विश्व के सामने एक्सेप्ट किया उसने, फिर बाद में इनकार कर गया। ये उसकी तो इसीलिए तो उसको ये बोलते हैं ड्रैगन। यस सर। कोई बात सुनता नहीं है ना, और कोई एक्चुअल में उसकी आदत है धमकी देना। कहते हैं कि चाइना की ये पॉलिसी है वहां पर, जो उसकी विदेश नीति में, कि किसी भी क्षेत्र में 4 कदम आगे बढ़ जाओ उसके क्षेत्र में, और जब वो विरोध करे तो उसमें 2 कदम पीछे हट जाओ, फिर भी तो 2 कदम का फायदा हुआ। ये फिंगर 8 का भी कहानी सर, ये बहुत बड़ी उदाहरण है। इसका लगभग 14 सब सीमा पे स्थिति है। यही स्थिति है, और इसी तरह से करके उसने बहुत जगत क्षेत्र को हासिल किया सर। अपना 10,000 किलोमीटर लगभग पूरा अपना विस्तार कर चुका है इसी नीति के अनुसार। हाँ सर, वो 2 स्टेप तो बढ़ गया और 2 स्टेप को विवादित कर दिया, 144 लगवा दिया वहां पे उसने कि आप कुछ करोगे ही नहीं उसके ऊपर। तो वो तो नीति में सफल हो गया। नहीं, सफल तो है ही है। अच्छा चलिए, आप लोगों ने ये समझ लिया, आदर्शवाद समझिए। आदर्शवाद क्या है? भारत आदर्शवादी बहुत है, भारत के संदर्भ में आदर्शवाद समझिए। भारत को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा आदर्शवाद का, अभी आप समझेंगे। आदर्शवाद का वर्तमान इससे बेस्ट एग्जांपल आदर्शवाद से कोई हो ही नहीं सकता। तो हम लोग हैं, खुद ही हैं अपने देश में ही, कि हम लोग बिना किसी नियम कानून के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते हैं। आप पहले अटैक कीजिएगा, इसके बाद ही हम अटैक करेंगे। यही है, बिल्कुल सर। आप देखिए कि भारत में आदर्शवाद का जो मानना है या जो आइडियोलॉजी, इसमें समझिए कि वैसा देश जो अपनी विदेश नीति में शांति की बात करता हो। हम लोग हमेशा शांति की बात करते हैं। हम किसी से, भारतीय व्यक्ति दुनिया का सबसे ज्यादा सहिष्णु व्यक्ति है। इससे ज्यादा सहिष्णु किसी जगह के लोग हुए ही नहीं, न होंगे। ये बात समझिए आप लोग। भारतीयों से ज्यादा सहिष्णुता। हाँ बोलिए। इससे ज्यादा सहिष्णु क्या हो सकता है कि हम अपने धर्म का कहीं प्रचार नहीं करते हैं। बिल्कुल सही है। तो यहाँ आप देखिए कि शांति की ये ऐसी नीति। आवाज कट रही है मेरी? जी सर, आवाज आपका कट रहा है। नहीं सर, आवाज क्लियर आ रहा है। अब ठीक है? आवाज ठीक है सर। चलिए, तो मैं ये बता रहा था कि विदेश नीति में जब कोई देश शांति की बात करता हो, सह अस्तित्व की बात करता हो, कि मेरा भी अस्तित्व हो, तुम्हारा भी हो, हम जिए तुम भी जियो और जीने दो का उद्देश्य हो, नहीं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई समस्या हो तो उसके समाधान की हम चिंता करते हो। बताइए, वहां आग लग गई, उस देश में ऐसा हो गया,
ठीक है सर। इसके कोविड का सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं कि सभी देशों को हमने दवा दिया। इसके अलावा वैक्सीन का भी अगर उत्पादन किया तो सबसे निचले तबके तक पहुंचाने का काम किया, जो सबसे गरीब देशों विश्व का। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यूएन अभी लगातार WHO इसका जो कर रहा है, हमारा समर्थन कर रहा है और काफी ज्यादा अप्रिसिएशन दे रहा है। आप देखिए कि इतनी बड़ी जनसंख्या का देश, जहाँ पे पहला प्रायोरिटी बनता था कि हम अपने पूरे देश में एक साथ लगवा दें, बजाय यहाँ की हम 10 लाख से ज्यादा जो है वैक्सीनें हम अपने नेपाल, बांग्लादेश, नेपाल वैसा नेपाल जिसके साथ हमारे संबंध अभी खराब रहे हैं उसको दे रहे हैं, बांग्लादेश को दे रहे हैं, श्रीलंका को दे रहे हैं, मालदीव को दे रहे हैं और पहुंचा रहे हैं बाकायदा उसका। सर इसके अलावा और पहले दे सकते हैं कि HIV के लिए दक्षिण अफ्रीका को हमने बचा लिया, जहां तक कहा जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। आप लोग ये दो लाइन जो लिखेंगे, तो जैसे कहते हैं नहीं कि कोई चीज बनती है तो उसमें और उसका टेस्ट आ जाता है, तो जबरदस्त आप लोगों को उसमें एग्जामिनर जब पढ़ता है ना तो उसको मजा आता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आपको समझ सकते हैं कि यहाँ इसीलिए ये जो नीति होती है उसको आदर्शवादी कहते हैं। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे देश के प्रधानमंत्री, 1960 के दशक तक वो लगातार रहे, तो आप देखोगे इसी नीति का भारत ने पालन किया है, इसी विदेश नीति का, आदर्शवाद का। अच्छा बुरा दोनों उसका रिजल्ट रहा। अच्छा तो ये रहा कि हिंदी चीनी भाई भाई, बाद में चीनी ने हमारी जड़ को तोड़ दिया। फिर 1962 और नहीं उसके बाद भी सर हैंड इन हैंड आप देखिए 1962 तक हमारे पास हुई, लेकिन फिर भी हम 1962 के बाद हैंड इन हैंड एक्सरसाइज में हैं। अरे अभी तक भारत जैसा देश, भारत जैसा देश जिसका एहसान मानना चाहिए चाइना जैसे देशों को, कोई विश्व में उसको मान्यता नहीं दे रहा, ऐसा देश है। 1949 में इंडिया ने सबसे पहले मान्यता दिया चाइना को। सर ये कौन सा देश होगा जो अपने सिक्योरिटी काउंसिल का सीट दे दिया? दुनिया में भारत ही ऐसा देश है जिस चीज के लिए आज तरस रहा है और सिक्योरिटी काउंसिल की सीट उसे दे दी। तो सर इसी के लिए तो कहा जाता है कि वो यथार्थवादी है, हम लोग आदर्शवादी हैं। डिफरेंस सही तो है दोनों। इसीलिए अब अगली पॉलिसी जो बता रहा हूँ उसको समझो, उसको कहते हैं प्रैग्मेटिक। आओ प्रैग्मेटिक, सुभेदता। अब हम प्रैग्मेटिक हो गए, हम समझ गए सब क्या होना है विश्व में। अब हम प्रैग्मेटिक हो गए। भारत की विदेश नीति बहुत तेजी से बदल रही है। एक एग्जांपल देता हूं, उसके बाद प्रैग्मेटिक बताता हूं। भारत इजराइल के साथ जो है कभी संबंध ठीक नहीं रखता था। इसके पहले की सरकारों को देखोगे तो इजराइल के साथ जो है हम ये मानते थे कि वो अत्याचारी है, उसने सीरिया, लेबनान, जॉर्डन सबकी जमीनें खा के बैठा है, ऐसा है वैसा, यही मानते थे ना। बिल्कुल सर, विश्व स्तर पे तो यही पहचान थी इनकी। हाँ, हम ये मानते थे कि इजराइल जो है बहुत ही ऐसा देश है जो हर देश की सारी सीमाओं को लेके बैठा हुआ है। लेकिन आज के समय में क्या है, भारत प्रैग्मेटिक हो चुका है। भारत ये नहीं चाहता है कि अब हम इन मुद्दों को लेकर अपने संबंध को बिगाड़े। अब हमने क्या किया, हमने इजराइल के साथ अपने और अच्छे संबंध बनाए। आज आप ये देखते होंगे कि भारत जो है पूरी तरह से इजराइल को सहयोग करता है, इजराइल भारत को पूरा सहयोग कर रहा है। चाहे वो माइक्रो हमारे यहाँ जो सिंचाई की व्यवस्था हो, जो सूक्ष्म ड्रिप इरिगेशन, इसके अलावा चाहे जो इंटेलिजेंस की बात हो। आप देखिए वहां पर मोदी के नाम पर इलेक्शन लड़ा गया है इजराइल। सर रविन्द्रनाथ टैगोर गली का इस्तेमाल किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर गली जो है वहां पे इजराइल में दिए गए हैं इससे, और उनके नाम पे इलेक्शन लड़ा गया। द बेस्ट एग्जांपल नेतान्याहू जो है, नेतान्याहू मोदी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। बिल्कुल सर। तो कहने का मतलब ये है कि अब हम सीरिया अभी एग्रीकल्चर में सर इजराइल का झारखंड से बहुत अच्छा रिलेशन है सर। अभी मैं झारखंड से हूँ तो मैं देखता हूँ कि झारखंड से सर हर 2 महीने में लगभग 20 से 25 औरतें जो फार्मर्स जो है, लेडीज फार्मर्स, ठीक है ना, दे आर जस्ट गोइंग टू इजराइल विद द डेलीगेट्स। कुछ IAS होते हैं, उनके साथ जाती है वो, और वहां पर जाने के बाद वहां पर खेती का सीखती है, और सीखने के बाद फिर एक लेडीज जो होती है वो एक गाँव के जो महिलाओं है उसको ट्रेन करती है। तो उससे सर अभी झारखंड में एग्रीकल्चर बहुत बूम किया है सर। इजराइल का इसमें बहुत ज्यादा हेल्प हो रहा है। अच्छा आप ये देखिए, ये आप एक बात समझिए, इजराइल वो देश है जो यहूदियों का है, और इस विश्व में
यहूदियों से ज्यादा अच्छा ब्रेन किसी के पास नहीं, ध्यान देना इस बात। बिल्कुल। यहूदियों से बड़ा कोई उद्यमी नहीं है विश्व में आज। अमेरिका जो देश आप देखते हो ना, अमेरिका देश में यहूदियों का कंट्रोल है इकोनॉमिक पे, वहां की अर्थव्यवस्था पे। इसीलिए इजराइल जो है बहुत शक्तिशाली देश है। आप सोचिए एक ऐसा देश है जो बहुत छोटा है। हम क्या करते थे पहले, आदर्श बात हमारा है कि सीरिया के जो लोग हैं उनका क्षेत्र है, उसको लेकर बैठा है। अच्छा, आप ऐसा भी तो नहीं कर सकते कि आप जाके उसके तरफ से युद्ध लड़ जाएंगे, सीरिया की तरफ से लड़ जाएंगे? नहीं लड़ेंगे सर। नहीं सर, तब भी नहीं लड़ेंगे। आप क्या करते थे कि उसकी जहां पर जो उसको जब समर्थन देना होता था तो आप अब्सेंट हो जाते थे, या आप तो सीरिया के पक्ष में जाके वोट देते थे। तो आप बताइए आपको किस तरह से सहयोग मिलेगा? लेकिन अब सरकार जो है या अब जो विदेश नीति है वो प्रैग्मेटिक हो गई। तो अब ये सब काम करने से नहीं होगा। इजराइल को सर हम एक शब्द में अगर हमको डिस्क्राइब करना होगा, इजराइल है जस्ट लाइक ए टीथ, इजराइल है जस्ट लाइक ए टंग व्हिच इज सराउंडेड बाय द टीथ। बिल्कुल कि सारा मुस्लिम देशों के बीच में वो यहूदी देश है, जस्ट लाइक ए टंग व्हिच इज सराउंडेड बाय द। बिल्कुल। आप ये सोचिए, उसने लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, मिस्र सबकी संयुक्त सेनाओं को एक साथ हरा दिया। यस सर, वेरी गुड सर। हमारे यहाँ जितने भी सेनाओं की टेक्नोलॉजी है, अभी हमारे पास जो एक समझ रहे हैं, एरो स्टेट जो हमारे पास एक रडार है जो एयर में है, जो एयर में ही काम करता है, और वो द बेस्ट एग्जाम्पल पूरी दुनिया में बहुत कम के पास सर इजराइल ने हमें अवैक्स नहीं है, एरो स्टेट है सर। अवैक्स तो खैर एरो स्टेट जो एयर में रडार है 20,000 फीट पे या 15,000 फीट पे रडार को हम इसके अलावा और भी है, इसके अलावा और भी है जो आपने सीमाओं पे जो अपने वो लगाई है ना, जो वॉल टाइप की, वो पूरा इस समय आपका जो है जो कंट्रोल हो रहा है वो इजराइल की टेक्नोलॉजी आपको मिल रही है लगातार। बॉर्डर सुरक्षा में इजराइल ने जितना योगदान भारत के लिए किया है, अभी द बेस्ट एग्जांपल जो बालाकोट स्ट्राइक हुआ था, उस स्ट्राइक में बहुत सारे इंफॉर्मेशन इजराइल ने दी थी। बॉर्डर से संबंधित जितनी जो है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इजराइल से आई थी। और पिन पॉइंट जो कहते हैं, जो स्पाइस 2000 बॉम्ब हमने गिराया, वो इजराइल का ही दिया हुआ है, जिसके अंदर सीनिक इंफॉर्मेशन फीड था कि वो सीन देख के अटैक कर सकता है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो स्पाइक बॉम्ब गिरा था उसके अंदर सीनिक इंफॉर्मेशन था। आपने यदि वो फोटो फीड कर दिया, वहीं पे हिट करेगा, दरवाजा खोल के हिट करेगा वो बाय अटैकिंग एयरक्राफ्ट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोग को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैसी में जो अटैक हुआ है उस पर अभी इंडिया और इजराइल दोनों मिलके, मोसाद और इंडिया का जो है दोनों मिलके काम कर रही है सर। बिल्कुल। एक और हमको आज बस खाली एक और शब्द बता लेने दो, उसके बाद फिर जो है आज आप लोग की क्लास यहीं तक रहेगी। मेरी फिर 9 बजे से क्लास है बेटा, ठीक है सर? बिल्कुल। अब एक दृष्टिकोण चल रहा प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक इसमें क्या होता है? ये ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों मिला होता है। आदर्श भी होता है, यथार्थ भी होता है। आवश्यकता पड़ेगी तो हम बाहुबली हो जाएंगे, और अगर जरूरत होगी तो शांति की नीति को अपनाएं। और मुझे भी लगता है ये ज्यादा ठीक है। प्रैग्मेटिक जो अप्रोच है वो ज्यादा ठीक है। आज की जरूरत है सर ये। अब पता चलता है आदर्श के चक्कर में सब कुछ खो जाता है व्यक्ति का, और कुछ मिलता नहीं, और कोई सम्मान भी नहीं करता। दिक्कत इस बात की नहीं, चलिए हम सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाएं, उसके बाद भी कोई सम्मान देता है? कोई सम्मान देता है? बताओ। नहीं देता है सर। इसलिए इस बात को समझिए कि अब प्रैग्मेटिक जो अप्रोच है उसमें आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों का मिश्रण होता है, समन्वय होता है। आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र या देश अपने सैनिक शक्ति का या अपनी सैनिक सामग्री का या अपने सैनिक हथियारों की वृद्धि करता है, और जब वो वृद्धि इसीलिए की जाती है कि जब जरूरत पड़ेगी और हमारी जब आवश्यकता होगी तो हम उसका प्रयोग करेंगे। इसका सर बेहतर उदाहरण जो है, अभी जो हाल फिलहाल में भारत ने FDI मंजूर किया है चीन का,
अमेरिका पाकिस्तान का भी जो हाथ है, आज ही के एडिटोरियल में है, पाकिस्तान ने हाथ बढ़ाया है कि अब मेरे से दोस्ती, उसने देखा कि चाइना ड्रॉप बैक कर गया तो अब हमें आगे आने का कोई फायदा नहीं है। तो अब यहाँ पे भारत ने कहा ठीक है, यदि आप कर रहे हैं तो आप हम अपनाते हैं। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रेगमेटिक विदेश नीति जो है कि जब जरूरत पड़ा, हमें अभी आर्थिक व्यवस्था को बूम देना है, तो अभी हम दुश्मनी, हम सेना बॉर्डर से पीछे भी हटवा लिए और हम आर्थिक स्थिति में आगे भी जा रहे हैं। ब्रिक्स का सम्मेलन भी 2021 में हम करवा रहे हैं और हम पाकिस्तान में एक तरफ चेक एंड बैलेंस कर दिया। आप अगर इस तरह से नहीं करते ना तो आपको नुकसान बहुत बड़ा होता आर्थिक स्तर में। आप अगर पीछे हटते, देखिए दो चीजें, आपने विश्व के सामने ये मैसेज डाल दिया कि हम कमजोर देश नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज, अगर हमारे सीमाओं को आपने टच करने का प्रयास किया तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये भी मैसेज दिया आपने। और देश का प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री, अब देखिए सभी जगह पहुंचे लोग, क्योंकि ये जानते थे विदेश नीति को चलाना इतना आसान है नहीं। तलवार की धार पे चलना पड़ता है विदेश नीति जब अच्छी चलानी। मोदी के पास इतना ज्यादा मैंडेट है कि वो जानते इस बात को कि अगर देश में, क्योंकि ये राष्ट्रवाद का मुद्दा था, लेकिन राष्ट्रवाद हमेशा राष्ट्रवाद से नहीं चलेगा। ये हमले तो चाइना हमेशा करता था, उसने हमेशा भारत के क्षेत्रों का अतिक्रमण किया, लेकिन हम नहीं बोलते थे। अच्छा लिया है, थोड़ा बहुत लिया है, आए होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत करते करते भारत ने बहुत सारे क्षेत्र खो दिए। बिल्कुल। तो इसलिए अब क्या है, व्यवहारिक अप्रोच होना चाहिए। हाँ, जब व्यापार करेंगे तो व्यापार करिए, नहीं तो बहुत बड़ा बाजार भी है भारत, वो आपसे छीन लेगा, आपको बाजार आपको देगा नहीं। आप उत्पादन करते रहिए। उत्पादन, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति असफल हो जाती है अगर बाजार नहीं होते उपनिवेशों के। तो क्या बात समझ पा रहे नहीं? पर आप बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, जब खपत ही नहीं होगा तो आप उत्पादन कुछ भी कर लीजिए, क्या फायदा। तो इसलिए इस बात को यहाँ पे समझ, ठीक है जी सर। तो आज के लिए इतना ही। कल आप लोग की क्लास है, कल इसके आगे चर्चा करेंगे, ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू क्लास, नाइस क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू गुड डे सर। चले, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।